बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट 2015। पहला सवाल इंटरपोल का है जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जवाब है पेरिस। पाकिस्तान ने 2015 में यूनाइटेड बॉडी के टोटल 6 यूनाइटेड बॉडी हैं। कौन सी यूनाइटेड बॉडी में जो है उसने अपनी अहमियत जो है उसको लॉस्ट किया, तो वो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसके अलावा जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, ये जो है ना वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बॉडी हैं। अगला सवाल है वो कौन सा 1973 के आइन में आर्टिकल है जिसमें हर शख्स को अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना कानून के मुताबिक हक है, तो वो है आर्टिकल नंबर 9। नेक्स्ट सवाल है कि आर्टिकल 1973 के आइन का 10A में क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया है राइट टू फेयर ट्रायल, यानी अगर किसी शख्स के ऊपर कोई केस है तो वो उस केस को रीओपन करके उसका ट्रायल चला सकता है, ताकि अगर उसे इंसाफ मिलने में कोई ज़्यादती हुई है तो वो इंसाफ उसे मिल सके। पाँचवा सवाल है राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19A कानून का वो आर्टिकल है जिसमें हम जो है वो किसी भी सरकारी महकमे की मालूमात हासिल करने का हक़ रखते हैं। मसलन आपके गांव के स्कूल का जो फ़ंड है वो कहाँ खर्च हुआ, आपके स्कूल में असातिज़ा की तादाद पूरी नहीं है, क्यों नहीं है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आप पूछना वहाँ के रहायशियों का कानूनी हक़ है, जो कि कानून में 19A आर्टिकल में मौजूद है। राइट ऑफ मिनॉरिटी इंक्लूडिंग देयर ड्यू प्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट आर्टिकल प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, तो 36 वो आर्टिकल है जो मिनॉरिटी को हक देता है, मिनॉरिटी को हकूक़ देता है। जैसे कि कोई जॉब आती है तो उसमें मिनॉरिटी का अलग कोटा रखा जाता है, तो मिनॉरिटी को जो हक दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 36 है। अगला सवाल है कि हु इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब, तो इंस्पेक्टर जनरल का मतलब है IG ऑफ पंजाब कौन है, तो वो इनाम गनी है। बाकी 3 ऑप्शन नहीं लिखी क्योंकि वो चेंज होके भी आ सकती हैं, तो आपने जाने से पहले ये करंट अफेयर जो आपने लाजमी देख के जाना है कि कौन से सूबे का IG पुलिस का कौन है। आगे है बोस्टल जेल इंस्टीट्यूशन आर मीन्ड फॉर, ये बोस्टल जेल्स ऐसी जेल होती हैं जिनमें 14 साल से कम उम्र बच्चों को कैदी बना के रखा जाता है, और इसका नाम है जुवेनाइल प्रिजनर्स। तो जुवेनाइल प्रिजनर की जो एज लिमिट है वो हर मुल्क की अलग होती है। कई ममालिक ने 18 साल रखी है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी एज लिमिट जो है वो 14 साल या बिलो जो है वो 14 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 9 है वह हेड ऑफिस यूनाइटेड हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कहाँ है। जैसा कि हम पीछे एक सवाल पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन राइट्स ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो वो जनेवा में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और बाज़ बच्चे क्योंकि जनेवा में स्विट्ज़रलैंड का हेड क्वार्टर है यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, तो वो समझते हैं कि जनेवा ही स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है, तो कैपिटल जो है वो है बर्न। तो ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट, तो इसलिए मैंने साथ लिख दिया। 10वां MCQs है कि प्रेजेंट चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कौन है, तो ये है 2017 में डॉक्टर मेहंदी हसन जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे पॉइंट हुए हैं, और ये भी आपका जो है वो करंट अफेयर है जी, जब आपने जाना है पेपर देने तो आपने देख के जाना है। 11वां सवाल है कि व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, तो देखें द चार्टर इस्टेब्लिश 6 प्रिंसिपल आर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशन के 6 एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, 6 आर्गन्स हैं। 6 आर्गन्स में पहला है जनरल असम्बली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आगे चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और आगे है 5वां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठा है सेक्रेटरीट। तो ये 6 आर्गन हैं। 6 आर्गन्स का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशन जो है उसमें जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाली जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कब बनाई गई, तो वो डेट है
10 दिसंबर 1998। वैसे जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स जो इसका आर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो 10 दिसंबर 1948 को बना। वो कहता है कि द नेक्स्ट सीनियर रैंक टू सब इंस्पेक्टर इन पुलिस इज़ SHO। हम जो थाने में SHO का नाम लेते हैं, जो इंस्पेक्टर रैंक का होता है, तो बताएं जी उसको, उस SHO का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगला सवाल है कि विच पाकिस्तानी क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्राम ODD, यानी वनडे क्रिकेट में 10 नवंबर 2015 को किस खिलाड़ी ने जो है वो रिटायरमेंट ली, तो वो हैं यूनुस खान। इसके अलावा कुछ इसकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने ऐड कर दी। पाकिस्तान में जो A कैटेगरी के प्लेयर होते हैं उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो 11 लाख रुपए है, और कैटेगरी B के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी माहाना तनख्वाह 7.5 लाख रुपए पर मंथ है। और थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी जिसे C कैटेगरी के प्लेयर गिना जाता है, उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो 5.5 लाख रुपए पर मंथ है। इसके अलावा भी हर मैच का उन्हें जो है वो फ़ंड अलग से मिलता है। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने साथ लिखा। तो यूनुस खान ने 10 नवंबर 2015 को वनडे क्रिकेट टीम से इस्तीफ़ा लिया। असद कैसर जो है वो इस वक्त, ये एक करंट अफेयर था कि उस वक्त जब आपको पेपर आएगा तो उसमें आएगा कि जी नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है उसका नाम क्या है, तो वो खुर्शीद शाह था, जो जिसने असद कैसर के साथ जिसने का मुकाबले में हिस्सा लिया। खुर्शीद शाह अपोजिशन का था और तहरीक इंसाफ का असद कैसर था। दोनों का आपस में इलेक्शन हुए तो असद कैसर ने ज़्यादा वोट लिए और वो इलेक्ट हो गया। ये री इलेक्ट इसमें नहीं है, री इलेक्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो MCQs पेपर में उसमें री इलेक्ट लिखा हुआ है और पीछे कोई और नाम है, लेकिन मैंने क्योंकि मौजूदा वक्त के मुताबिक उस MCQs को बनाया है। तो असद कैसर का मुकाबला खुर्शीद शाह से हुआ था, और ये आ जाता है सवाल कि असद कैसर जो है वो कौमी असम्बली का चेयरमैन स्पीकर है, तो बताएं जी उसका इलेक्शन जगह जब मुकाबला हुआ तो उसके मद्दे मुकाबिल कौन था, तो वो था खुर्शीद शाह। प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया का नाम क्या है? बशर अल असद। ये जब आपने जाना है तो ये करंट अफेयर ये है, इसको आपने सर्च करके जाना है। इस वक्त जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 2020 में जो है वो बशर अल असद हैं। द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, और बर्मा का नपीतिया, ये नपीतियाओ जो है कैपिटल है बर्मा का। हुबारा बस्टर्ड जो है ये एक परिंदे का नाम है, तो उसको आम लैंग्वेज में जो है वो तैलोर भी कहा जाता है। दाश एक तंजीम है। अबू बकर अल बगदादी इज़ द सेल्फ स्टाइल्ड लीडर ऑफ दाश। तो अबू बकर अल बगदादी जो हैं वो दाइश जो उसने अपनी जमात बनाई हुई थी, दाइश उसका नाम था। अल कायदा नहीं, हिजबुल्लाह नहीं, शबाब मिली नहीं, इसका करेक्ट आंसर है दाश। अगला सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान पेड एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान इन नवंबर 2015। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ताजिकिस्तान कैपिटल? अब देखो MCQs में कुछ और बात है और आखिरी लाइन में उसने कहा है जी इसका आप कैपिटल बताएं। तो ताजिकिस्तान का दुशंबे इसका कैपिटल है। तो दुशंबे जो है वो किसका कैपिटल है? ताजिकिस्तान का, ताजिकिस्तान दुशंबे। आगे है कि मरवाइन मिडल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, ये 1965 की जंग का हीरो है जिसने इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी थी, और ये एक विंग कमांडर था। और इसकी जो आप लोग इसकी जो लाइफ है वो ये है कि ये क्रिश्चियन था, लेकिन पाकिस्तान की मिनॉरिटी में ही शामिल था और हुब्बुल वतनी इस हद तक थी कि 1965 में इसने बहुत बड़े कारनामे किए और इसे जो है वो एजाज़ भी नवाजा गया, हलाल इम्तियाज़। तो इसके अलावा ये 1971 की जंग में भी इन्होंने हिस्सा लिया। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री आप थोड़ी सी यूट्यूब में देख सकते हैं। तो ये एक विंग, इनका जो रैंक था वो विंग कमांडर था। 2015 में UN समिट ने 2015 में डेवलपमेंट एजेंडा एक बनाया जो जिसमें
कितने उन्होंने जो है वो अपने टारगेट रखे 2030 तक जो उन्होंने अचीव करने हैं यूनाइटेड नेशन समिट ने, ये 2015 में रखा गया। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ समिट है उसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है। समिट जो है ये एक लातिन वर्ड समूमम से निकला है, जिसका मतलब होता है द हाई ईस्ट, और ओल्ड फ्रेंच में ये सोम इससे निकला है, इसका मतलब होता है सुमिट। दैट गॉड बारो इनटू इंग्लिश इन द 15th सेंचुरी। तो 15वीं सेंचुरी में, 15वीं सदी में ये समिट लफ्ज़ इंग्लिश में भी आ गया, फ्रेंच से निकल के, लातिन से निकल के, और ये इट कुड रेफर टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ की जो टॉप मोस्ट चीज़ बतानी तो वो समिट कहते हैं। तो समिट इसका नाम ये रखा गया कि यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा समिट पेश किया कि यानी ये 17 चीज़ें हमने टॉप पे रखनी हैं। तो उसमें उनके जो टारगेट्स या गोल थे जो उन्होंने 2030 तक अचीव करने हैं, वो टोटल उनकी तादाद है 17। वो कौन कौन से हैं वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसकी एब्रीवेशन है TDAP, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड व्हेन वाज TDAP इस्टेब्लिश। तो TDAP जो है वो 2006 में इस्टेब्लिश हुई। इसकी डेट मैंने खुद मेंशन की है 8 नवंबर 2006 यानी 2006। 23 MCQs है कि द एजेंडा फॉर एनवायरनमेंट प्रोडक्शन वाज आइडेंटिफाई एट द लैंड UN समिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जनेरो ब्राज़ील। अब रियो डी जनेरो ब्राज़ील, एक और भी MCQs इसमें से बनता है कि रियो डी जनेरो ये एक न्यूज़ एजेंसी भी, सी पोर्ट भी है ब्राज़ील का। ब्राज़ील का ये जो है वो शहर का नाम भी है और ये एक सी पोर्ट का नाम भी है। तो 2006 में 2006 में जो है वो ये समिट पेश की गई, जिसमें जो है माहौल को बेहतर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस हुई। द हेडक्वार्टर ऑफ OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स, ये द हैग्यू जो है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये OPCW ऑर्गेनाइजेशन है जो कि is an intergovernmental organization and the implementation body for chemical weapons conventions which entered into force to 29 April 1997। 29 अप्रैल 1997 को इस तंजीम को बनाया गया। नेदरलैंड के जो शहर हैग्यू में इसका कैपिटल है, और ये फर्नांडो अरियास इसके डायरेक्टर जनरल। अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका जो स्टाफ मेंबर है वो 500 है, और जो ऑफिशियल आर्गन्स हैं इसके वो 3 हैं, और इसे नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये करती क्या है, ये केमिकल वेपन्स, जैसा कि आपको नाम से नज़र आ रहा है, तो उन वेपन्स को की वजह से माहौल में और दूसरे ममालिक को भी नुकसान होता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए है। द हैग्यू इसका हेडक्वार्टर है। तो हैग्यू जो है वो नेदरलैंड का हिस्सा है। फाइंड आउट विच वर्ड, कौन सा वर्ड जो है इसमें से अलग है। तो देखिए ये भी एक फ्रूट का नाम है, ऑरेंज भी फ्रूट का नाम है, मैंगो भी। तो स्पेनिश जो है, स्पाइनिच पालक को कहते हैं, तो ये अलग है। कौन सा वर्ड डिफरेंट है, टाइगर, ल्यूपर्ड और लाइन, तीनों के तीनों जो हैं वो एक अलग कैटेगरी में हैं। शेर, चीता और ल्यूपर्ड भी चीते की तरह ही होता है। एलिफेंट इससे डिफरेंट है। अगला है कि कौन सा डिफरेंट है, लैक्टोमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट होता है मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए। बैरोमीटर होता है जैसा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट भी बैरो होता है। लैक्टोमीटर दूध की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए। इसलिए ये जो हमारे पास डायामीटर है ये ऑड है इन तीनों से। नेम द वाइफ हज़रत उमर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी वाइफ हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बेटी थी, तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके अलावा कुरान मजीद में कौन सा ऐसा गुनाह बताया गया है जो नाकाबिले माफ़ी है, तो वो है शिरक, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना।
मस्जिद क़िबलातैन कहाँ मौजूद है? तो ये मस्जिद क़िबलातैन जो है वो मदीना शरीफ में मौजूद है। कौन सी सूरत कुरान में है जो जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ आती है? तो सूरत अल नमल है, जिसके शुरू में भी बिस्मिल्लाह आती है और इसके पढ़ने के दौरान भी। और कितने सहाबा हैं जिन्होंने शहादत हासिल की जंग बदर में? तो जंग बदर में टोटल 14 सहाबा कराम को शहादत हुई। और ये सवाल भी PPSC में आया हुआ है कि ये किस हिजरी में हुई? तो ये सन 2 हिजरी में हुई। जंग बदर 2 हिजरी में हुई और जंग ओहद जो है वो 3 हिजरी में हुई और टोटल 14 सहाबा कराम इसमें शहीद हुए। हज़रत आदम के अलावा वो कौन से शख्स हैं जिनके बाप नहीं हैं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिनके बाप नहीं हैं, जो बाप के बग़ैर पैदा हुए और अल्लाह ताला का ये एक मोजज़ा था। कौन? जैसे स्विम इज़ टू फ़िश, मछली को रेफ़र किया गया है तैरने के साथ, तो वॉक इज़ टू लेग्स के साथ नहीं हो सकता। बर्ड नहीं, बर्ड उड़ते हैं, चेयर के साथ तो चेयर चलती नहीं है, तो वॉक इज़ टू मैन। एप्रिशिएट इज़ टू रिवार्ड, रिवार्ड एप्रिशिएट का मतलब रिवार्ड है, तो क्राइम का मतलब पनिशमेंट है। स्टोन इज़ टू हार्ड, फीदर इज़ टू फ्लाई। अगर पत्थर है वो सख्ती में गिना जाता है, तो फीदर जो है वो, इसका आंसर बाद बच्चे सॉफ्ट लगा देते हैं, इसका आंसर है फ्लाई। फीदर का तल्लक फ्लाई के साथ है। स्टोन, देखें आप अपने घर में पत्थर लगाते हो मजबूती के लिए, और इसलिए फीदर जो होता है वो उड़ने के लिए होता है, तो इसलिए उसका भी फंक्शन बताया गया है कि वो सख्ती के लिए होता है, मजबूती के लिए होता है, तो फीदर इज़ टू फ्लाई। कैट जो बिल्ली का बच्चा होता है इसको किटन कहते हैं, तो डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी। इसलिए कोल्ट जो है वो गधे के बच्चे को कहते हैं, काल्फ जो है वो गाय वगैरह के बच्चे को कहते हैं, तो पप्पी जो है वो डॉग के बच्चे को कहते हैं। वो कहता है कि एक बताएं कि 2015 में टेम्परिंग ये एक हीट ट्रीटिंग का जो है वो प्रोसेस है, जिसमें टफनेस जो है वो आयरन की चेक की जाती कि लोहा कितना मजबूत है। तो उसके बारे में एक स्कैंडल, टेम्परिंग का स्कैंडल जो है वो एक बहुत बड़ी कार कंपनी का जो है 2015 में हुआ था। मजरिंग सॉफ्टवेयर इन इट्स कार, उनकी जो कार में मजरिंग सॉफ्टवेयर था उसकी टेम्परिंग की गई, तो वो वोल्क्सवैगन है, और ये इसकी तस्वीर भी मैंने लिखी हुई है, इनकी टेम्परिंग हुई थी 2015 में। कौन सी वो कंट्री है जो ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ न्यूली इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, यानी वो कंट्री जो अपनी इकोनॉमिक्स को मर्ज करके कुछ गोल हासिल करना चाहती हैं। ब्रिक्स इज़ एन एक्रोनिम फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया 3 ममालिक ये, चौथा चाइना और 5वां साउथ अफ्रीका। ये ओनील ने इसकी जो है वो 2001 में इसकी बुनियाद रखी गई और उनका 2015 तक उन्होंने अपनी इकनॉमिक के अंदर कुछ गोल हासिल करने के लिए ये एसोसिएशन बनाई। तो कनाडा मैंने जो है ये एक ऐसा कंट्री है, इंडिया तो आ गया इसमें, ब्राज़ील भी आ गया, रशिया भी आ गया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मुल्क, इसके अलावा जो भी मुल्क होगा वो इसमें इसका हिस्सा नहीं है, तो कनाडा इसका हिस्सा नहीं है। G77 ये एक कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है। आगे वो सवाल करता है कि 1886 में ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराज गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कितनी रकम में अंग्रेज़ों ने कश्मीर को डोगरा महाराजा गुलाब सिंह, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई हुई है, इसको बेच दिया था? तो ये था 7.5 मिलियन रुपीज़। तो महाराजा कौन था? ये 1792 से 1857 तक इसकी तारीख़ पैदाइश है, और ये वो जो है वो पहला जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला जो है वो शहज़ादा था। द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट दूसरे नंबर पे यही थी। और इसके डिफीट के बाद, इसको सिख के बाद, एम्पायर इज़ द फर्स्ट एंग्लो सिख वार, तो सिखों की जो पहली जो है वो जंग इसी के साथ ही शुरू हुई थी। अगला है हु वाज द पंजाब फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल,
तो पहला कुर्बान अली ख़ान, इसकी तस्वीर मैंने दिखाई है जिसकी वजह से कुर्बान लाइन लाहौर में मौजूद है। तो कुर्बान अली ख़ान पंजाब पुलिस के या पंजाब पुलिस के पहले आईजी थे। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो वो है वीना, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल। अब इसमें देखें हैग्यू, जनेवा, ये दोनों नाम हमारे ज़हन में घूम रहे होते हैं क्योंकि जनेवा और हैग्यू ये यूनाइटेड नेशन के कुछ आर्गन्स के हेड क्वार्टर हैं। बर्लिन तो जो है ना ये है ही नहीं, इसको आप, इसका मतलब है कि आप इन तीनों में से किसी एक पे लगाएंगे। तो वीना जो है इसका ऑस्ट्रिया का जो है वो जो है ना वो कैपिटल भी है। और ये जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका हेड क्वार्टर यहाँ है। वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज़ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर बनाया, तो AB डिविलियर्स हैं, AB डिविलियर्स। मुग़ल एम्पायर कौन है जो 1556 में सीढ़ियों से गिर के मरा, तो हुमायूं है वो। ताजमहल जो है वो 1648 में शाहजहां ने किसकी याद में बनाया, तो मुमताज़ महल जो है वो उन्होंने मुमताज़ महल की याद में ताज महल बनाया। और ताजमहल जो है वो 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में, यानी 16 साल लगे ताजमहल को बनाने में। और ये जो है द गेस्ट हाउस एंड द मेन गेट ऑन द साउथ आउटर कोर्टयार्ड एंड इट्स क्लिस्टर वर एडिड, ये आगे वो बता रहा है कि इसका जो है ना बाहर वाला हिस्सा जो है वो बाद में कंप्लीट किया गया 1653 में। तो मुमताज़ महल उसकी बेगम का नाम था जिसके याद में उन्होंने ताज महल बनाया। शाहजहां ने ये ताज महल बनाया 1648 में। नेम द नवाब ऑफ बंगाल, वो उस नवाब का नाम लिखें जिन्होंने जो है वो वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लीव इन द बैटल ऑफ प्लेसे। प्लेसे की जंग में लॉर्ड क्लीव को किसने जो है वो शिकस्त दी, बंगाल के कौन सा नवाब था वो, तो उसका नाम था नवाब सिराजुल दौला। तो पहला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था, सर आगा खान जो है वो मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साहिबजादा अब्दुल कयूम खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये इस्लामिया कॉलेज जो है ये साहिबजादा अब्दुल कयूम खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया। तो कौन सा एजुकेशनल अदारा बनाया जी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। अवगत हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हेन पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन 1947। तो प्राइम मिनिस्टर बताएं जी, ब्रिटेन का ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कौन था जब ये 1947 में पार्टीशन का प्लान बनाया गया, तो एटली था। तो इसका नाम सही जो है क्लीमेट एटली था। वो तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है ताकि आप इस इमेज को अपने ज़हन में रखें और ये 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करें तस्वीर को देख के कि इसका नाम एटली है, एटली है। ये 1947 में ग्रेट ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था। बाय द एंड ऑफ 1940, अगस्त के आखिर तक हिंदू मेजॉरिटी ने कि कौन से जो है वो 2 इलाके हैं जो हिंदू मेजॉरिटी के थे लेकिन वो इंडिया को उन्होंने एक्सीडेड नहीं किया, यानी कबूल नहीं किया, वो है जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद ये दोनों ऐसे जो है ना वो मेजॉरिटी स्टेट्स थी हिंदुओं की, लेकिन उन्होंने इंडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, इंडिया को कबूल नहीं किया। कौन सा जो है वो UN पीस कीपिंग ऑपरेशन है जो मैंडेटेड टू माइनॉरिटी द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी फार्मर सीज फायर लाइन कश्मीर में। तो UNMOGIP ये एक यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन बनाया था जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सूरत हाल थी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया। जो है पाकिस्तान का नार्दर्न एरियाज़ जैसे गिलगित बल्तिस्तान है वो किस जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में है, प्रोविंस में नहीं है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है गिलगित बल्तिस्तान वगैरह। राइट टू फेयर ट्रायल जो है इंसर्टेड ऑफ पाकिस्तान, ये 8th अमेंडमेंट थी, 8th अमेंडमेंट। वैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि ये
राइट टू फेयर ट्रायल जो है ये 10A आर्टिकल 10A है, लेकिन अमेंडमेंट जो है वो 8th है, 18वीं 18। चबुर्जी लाहौर में गेटवे पर गार्डन पर किस शहज़ादी एम्पायर औरंगज़ेब की कौन सी बेटी जो है वो शहज़ादी की गार्डन पर जो है वो चबुर्जी वाला गेट उसके बाग पर बनाया गया था? तो वो ज़ैबुल निसा हैं जिनका अपना बाग था और चबुर्जी उसका दरवाज़ा था। द बुक द सोल स्पोक्समैन जना द मुस्लिम लीग एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये किसने लिखी? तो आयशा जलाल ने ये बुक लिखी, बड़ी फेमस बुक है। फादर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा जस्टिन ट्रूडो रिमाइंड्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा व्हाट वाज हिज नेम। अब वो इसमें सवाल ये कर रहा है कि कनाडा का जो नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है जिसका नाम जस्टिन ट्रूडो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आर आल्सो रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तो वो कनाडा का भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। तो पीरी ट्रूडो इसका नाम था। व्हेन वाज लास्ट टाइम पाकिस्तानी हॉकी टीम वोन अ गोल्ड मेडल, मैंने आपको यहाँ के सारे गोल्ड मेडल के बारे में मालूमात दे दी हैं कि पाकिस्तान ने 1960 में रूम में पहला गोल्ड मेडल जीता, टूर्नामेंट जो है वो गोल्ड मेडल के। तो इसके अलावा मैक्सिको सिटी में फिर 8 साल बाद 68 में जीता, और फिर 84 में गोल्ड मेडल लॉस एंजल्स में जो है वो पाकिस्तान ने हॉकी में जो वो जीता था। तो उसका आंसर है लॉस एंजल्स 1984। तो 60 फिर उसके बाद 8 साल के बाद फिर पाकिस्तान ने आप देख लें कि 16 साल बाद जीता। तो इसलिए आप इस MCQs को याद रखने के लिए ये कह सकते हैं 60 फिर 8 फिर 8 दूनी 16, तो 16 साल बाद। पहला 60 में जो रूम में हुआ, फिर मैक्सिको में 68 में, फिर आगे 84 में। हु इज़ द पाकिस्तानी मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड असल उमर इस वक्त प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये करंट अफेयर है। थायराइड ग्लैंड नेक में होता है, गले में होता है, जो गला सूज जाता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है जो स्वेल हो जाता है, तो ये नेक में मौजूद है इसकी पोजीशन। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वो फ्रांसिस मोडे हैं, इसलिए कुछ बच्चे जो है वो इस नाम पे अब्दुल रब नश्तर के नाम पे लगा के आते हैं, क्योंकि ये वाकई मुस्लिम लीग में इसका नाम है, इसने बहुत काम किया और फेमस भी है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है इसका, फ्रांसिस मोडे है इसका आंसर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जेक्टिव, ये परवेज़ मुशर्रफ ही अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने चीफ एग्जेक्टिव की पोस्ट हासिल की है, और अभी तक तारीख़ में कोई ऐसा नाम नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ ही पहले पर्सन हैं जिन्होंने चीफ एग्जेक्टिव की पोस्ट हासिल की है। विच कंट्री, कौन सी मुल्क में एंजल फॉल, जिसकी ये मैंने तस्वीर आपको दिखाई है कि ये इतनी खूबसूरत फॉल है जो सामने तस्वीर में आप देख सकते हो, ये कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। ये वेनेजुएला एंजल्स फॉल जो है वेनेजुएला में। इसको याद यूँ रख सकते हैं कि ए को उल्टा करें तो वी बन जाता है, तो वी से इसका वेनेजुएला नाम निकलता है। तो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है। अब्दुल रहमान चुगताई वाज़ अ फेमस, ये पेंटर हैं, इसकी पेंटिंग मैंने एक सामने दिखाई भी हुई है, ये पाकिस्तान के जो मशहूर पेंटर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्वेश्चन 9/16, तो मैंने देखा, मैंने 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 9 जमा कर दिया, 25 हो गया। 25 का हमने स्केयर लिया, 3 का स्केयर लिया, तो जब स्केयर लिया तो ये 3 का स्केयर बन गया, ये जो है ना वो 16 है, तो ये 25 का स्केयर, ऊपर वाला 9 का स्केयर, नीचे वाला 4 का स्केयर बनता था। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, 4 का स्केयर बनता था, तो ये नीचे आ जाता था 4 ऊपर 3। फिर हमने क्या करना है, 5 को अंदर आके तो 4 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करना, तो 1 सही 1/4 यानी 1 क्वेश्चन 1/, इसलिए ये इसके लिए अगर एक खिलौना जो है वो 500 रुपये में 25 खिलौने मिलते हैं, तो 75 कितने मिले? 25 को अगर 500 पे मल्टीप्लाई करें तो ये 20 इसका एक खिलौने की प्राइस आएगी। एक खिलौने को अगर हम 75 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप खुद देख लें कि 75 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो ये बनेगा 150, और साथ 20 वाली ज़ीरो लगा दें तो 1500 हो जाएगा। इसका आंसर 1500 है। वो कहता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, इस सीरीज़ में मिसिंग नंबर क्या है? 1 के बाद 3 मल्टीप्लाई हो गई, यानी ऑड नंबर जो है वो डबल टाइम आ रहे हैं, तो 7 के बाद ऑड नंबर 9 ही है, तो इसका 9 आंसर है।
कुछ जो है ना पास्ट पेपर में इसका आंसर 10-10 है, तो ये गलत है, 99 इसका आंसर है। सीरीज़ आपने फाइंड करनी है, पहले में से 1 माइनस हुआ 3, 4, 5, 5 माइनस किया 20, 45। अगला सवाल है कि एक बंदा जो है वो 3 किलोमीटर, अब एक पोजीशन पे खड़ा है, 3 किलोमीटर वो ईस्ट जाता है, फिर 3 किलोमीटर वो लेफ़्ट टर्न होके जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो टर्न होके 3 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ जाता है। तो बताएं जी उसकी करंट पोजीशन क्या है। तो इस टाइम वो नॉर्थ की तरफ ही खड़ा होगा, क्योंकि अगर हम इधर देखें इधर, तो यही वाली डायग्राम को अगर हम ये देखें तो ये डायग्राम इस तरफ जो है नॉर्थ है, तो इसलिए इसका सही आंसर है नॉर्थ। रेक्टेंगल रूम 6, आप देखें एक रेक्टेंगल रूम है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, 6 मीटर है, 5 मीटर उसकी विड्थ है, 4 मीटर उसकी हाई है। तो इसका फार्मूला जो होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे हाइट, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया 120 मीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर जो है देखें ये सवाल जो है समझने वाला, 1 किलोमीटर रेस है, ए जो है वो बी से 28 मीटर पहले जीत जाता है, यानी 28 मीटर अभी जो है वो बी पीछे है और ए जो है वो अपनी उस पोजीशन पे जहाँ पे जाना चला गया है, या फिर वो 7 सेकंड पहले जो है वो उस पोजीशन पे पहुँच जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस, तो बताएं जी ए को वो जो है वो रेस जीतने के लिए कितने जो है वो टाइम लगेगा। तो इसी से अगर आप देखो तो 7, 27, 28 मीटर जो है वो ए है, 28 को हम 7 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में जो है ए वो 4 मीटर सफ़र तय करता है। तो अब मेरे पास जो टोटल लेंथ है वो है 100 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर है तो इस 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा 1000 को 4 पे डिवाइड करके टोटल टाइम निकालूंगा, तो टोटल टाइम निकलेगा 250। तो 250 जो है वो ये टोटल टाइम है। अब वो कितने देर पहले पहुंच जाता है, वो 7 सेकंड पहले पहुंच जाता है। तो 250 में से माइनस हम कर देंगे 7, तो ये आ जाएगा 243 सेकंड। अब इसको हम 60 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने मिनट में जो आंसर ऑप्शन हमारे पास मिनट में दिए गए हैं, तो हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मिनट और 3 सेकंड। तो ये इसका सही आंसर है। इमरान मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ईयर। इमरान ने फर्स्ट ईयर में 20% लिए मार्क्स, सेकंड ईयर में उसने अपने टोटल स्कोर में से 25% उसका कैपिटल लिया। व्हाट विज ही लॉस्ट इट, तो उसने कितना लॉस्ट जो है वो, ही हैड लॉस्ट 25% इन कैपिटल ही हैड एट द बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर। शुरू में उसने कुछ रकम लगाई, रकम लगाने के बाद पहले साल उसे 20% मुनाफा आया, लेकिन जो उसने शुरू में रकम लगाई थी उसी के ऊपर फिर उसे दूसरे साल में 25% नुकसान हुआ। तो बताएं उसे ओवरऑल पिछले और अगला दोनों डाल के दोनों साल में टोटल कितना नुकसान हुआ। पहले तो हमें ये नहीं पता कि इमरान के पास शुरू में रकम कितनी थी, तो वो थी टोटल उसके पास जो रकम है वो है X रुपीज़। अब X रुपीज़ जो है he gained the profit 20% at it then। अब उसने पहले साल में उस 20% लिया, तो पहले साल जो उसकी इनकम होगी वो जो उसके पास पहले था वो जमा कर दिया, और उसी रकम जो पहले है X रकम उसी का 20% जमा करे तो उसकी टोटल इनकम आ जाती। अब टोटल इनकम निकाली, टोटल इनकम निकालने के लिए 20, क्योंकि हमें पता है परसेंट में हमें रकम चाहिए, तो हम परसेंट को ख़त्म करने के लिए 20 को जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे, और ऑफ का मतलब हमें पता होता है ज़रब होता है, इसलिए 7x लगा दिया। तो ये जो उसका पहले साल की जो रकम बनेगी वो x प्लस 20x/100 आ जाएगा। और इसको हम अगर जज़र ले लें, इसका एलसीएम लें तो 100 इसका एलसीएम आएगा, तो सही रकम आ जाएगी 120x/100। तो नाउ ही हैज़ अ लॉस्ट ऑफ 25%, और ये वाली रकम जो उसने पहले साल ली है इसका जो है ना 25% लॉस हुआ है, क्योंकि ही हैड लॉस 25% ऑन द कैपिटल ही हैड एट द बिगनिंग ऑफ द सेकंड ईयर। दूसरे साल के शुरू में जो उसके पास रकम थी वो ज़री बात है प्रॉफिट डाल के थी, तो उसका उसने 25% जो उसका लॉस हुआ, तो अब 25% हमने इस रकम का माइनस कर देना, जैसे हमने x में प्लस किया था x रकम का 20%, इस तरह हम ये जो हमारे पास टोटल रकम थी उसमें से 25% उसी रकम का माइनस कर देंगे, और ये कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9x/100।
10। अब जो कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो दी हुई है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, इसी को 9/10x जो है इसको 100 के साथ जो है हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके 10 का और 100 का ज़ीरो काट जाएगा और जो 9 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 90%। तो टोटल जो उसे लॉस्ट हुआ है वो हम अगर x में से करें, जो x में से माइनस करें 90% ऑफ x, तो 90% ऑफ x में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 10% आंसर आएगा। तो उसके पास जो सेकंड साल के बाद उसके पास जो रकम बची थी वो x का 90% थी और उसका 100 करें तो वो पूरा बनता है, इसलिए लॉस्ट जो उसे हुआ था वो 10% ऑफ x का हुआ था। आगे वो कहते हैं 3 बुक्स के जो है वो 16 रुपये में ख़रीदता है, 4 बुक्स वो 23 रुपये के हिसाब से ख़रीदता है, तो एवरेज उसकी प्राइस कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे 16 और 23 को आपस में जमा कर देंगे और उसको जो है वो 7 पे हम जैसे 3 बुक्स जो है इतने की बनेंगी 16 रुपये के हिसाब से, 4 बुक्स जो है 2392 की बनेगी। टोटल प्राइस हम इन दोनों को जमा करेंगे तो 7 किताबों की कीमत 140 रुपये हो जाएगी। हम उसको 7 पे डिवाइड कर देंगे तो 20 जो है वो एक किताब की कीमत आ जाएगी, यानी हम दोनों का एवरेज निकालें तो 20 बनता है। आगे है कि अगर हम इस सवाल को हल करें तो देखें बुडमास एक रूल है, वो उस रूल के मुताबिक ये शर्त है कि सबसे पहले तकसीम की जाए। तो पहले मैंने तकसीम की, तकसीम करने के बाद मैंने इशारिया ख़त्म करने के लिए 10 लगाया, रकम को उल्ट दिया तो ये तकसीम मल्टीप्लाई में चेंज होगी। मल्टीप्लाई में जब चेंज हुई तो ये 8 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 10 बचा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन इसका आंसर आ गया। विंडो जो है ये 2007 जो है इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑल द फाइल्स डिलीटेड फ्राम द कंप्यूटर, ये रिसाइकल बिन में जो है वो चली जाती हैं। URL इज़ द एब्रीवेशन इन कंप्यूटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका आंसर है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ पीस ऑफ हार्डवेयर इज़ कॉल्ड ड्राइवर। ड्राइवर वो है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, क्योंकि किसी भी देखिए साउंड ड्राइवर अगर आपके लैपटॉप में नहीं या कंप्यूटर में नहीं तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, आपके स्पीकर सही होंगे लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। अब ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि जब विंडो एक्स होती थी शुरू में, विंडो एक्स भी आती थी एक, और उसके अलावा विंडो विस्टा होती थी, तो उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम जो है वो हर लैपटॉप का हर कंप्यूटर का जो ड्राइवर करते थे ताकि वो आवाज़ है। अब हम कहीं बाहर से कोई भी नई डिवाइस लेके आएँ जिसका ऑटो ड्राइवर्स जो है वो विंडो में पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो वो चीज़ नहीं चलती जब तक हम उसका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं करते। ये हार्डवेयर को चलाने वाला प्रोग्राम जो है वो ड्राइवर है। आगे 79 जो MCQs है वो है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है पेजेस जैसे कि या गूगल, याहू एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये क्या हैं। तो ये एक ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, गूगल एक ब्राउज़र है, याहू एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ब्राउज़र है। मैसेंजर एक अलग चीज़ है, इंटरनेट एक कॉमन वर्ड है, एक सर्विस है जो हम चला रहे होते हैं। मैसेंजर का आपको पता है कि फेसबुक का एक मैसेंजर एप्लीकेशन है। कंट्रोल पैनल जो होता है वो विंडो के अंदर होता है, जिससे हम विंडो की सेटिंग करते हैं। तो ब्राउज़र हैं याहू, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल जो है वो ब्राउज़र है। इन कंप्यूटर बूट का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, क्योंकि अगर किसी कंप्यूटर का बूट ख़राब है तो वो सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम को जो शुरू में चलाने की जो स्टार्ट जो चीज़ करती है वो बूट है। सबसे पहले बूट एक्टिव होता है और वो विंडो को कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। आगे है अकॉस्टिक्स, ये साइंस ऑफ साउंड है, ऑफ रिलेटिंग टू द सेंस आर आर्गन्स ऑफ हेयरिंग। वैसे अकॉस्टिंग का मतलब होता है उन तमाम आर्गन के साथ उस चीज़ का तल्लक है जो सुनती हैं। टू साउंड आर द साइंस ऑफ साउंड अकॉस्टिक apparatus of the air acoustic energy such as डिपेंडिंग और ऑब्जर्विंग सॉन्ग अकॉस्टिंग टाइटल। तो ये मैंने कुछ डिटेल लिखी है तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि अकॉस्टिंग जो है ये साइंस ऑफ साउंड है, ना साइंस ऑफ वेव्स लाइट सिस्टम, बिल्कुल नहीं। साइंस ऑफ साउंड अकॉस्टिंग्स जो है वो ब्रांच है साइंस की जो साउंड की साइंस के बारे में डील करती है।
इंसान में गाल ब्लैडर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, इससे एक सक्रेशन खारिज होती है जो मैदे में जाती है और ख़ुराक को हज़म करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी, वेन्स जो होती हैं वो ब्लड से जो है वो ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्राम द बॉडी टू द हार्ट, वो पूरे जिस्म से जो खून आ रहा होता है वो वेन्स के ज़रिए से साफ़ खून आ रहा होता है ब्लड में, उसमें दिल में, और दिल उसको पंप कर रहा होता है और पंप करके पूरे जिस्म को भेज रहा होता है। और जो गंदा खून होता है वो पहले जो है वो फेफड़े में जाता है, फेफड़े में वो साफ़ होता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस देता है और वापस आके जो है ना वो वेन्स में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैलोरीज होती हैं, तो फिर वो ब्लड दोबारा यानी साफ़ हुआ खून दिल की तरफ जाता है। ग्लोकोमा जो है ये एक बीमारी है जिसमें जो प्यूपल है, ये आप देख लें, इसका प्यूपल जो है दरमियान वाला ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। तो इंक्रीज़ इन प्रेशर विद एन आई बाल जो होती है उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है और ये आंख बाहर की तरफ आती है। ये एक ग्लोकोमा जो है एक आई बाल के बाई इंक्रीज़ इन प्रेशर विद एन आई बाल के प्रेशर के इंक्रीज़ होने से ग्लोकोमा होता है। लेमन जूस के अंदर विटामिन सी है। और आगे कुछ फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्राम द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस अ सिमिलर रिलेशन, कौन से दो वर्ड हैं जिनका रिलेशन जो है वो सिमिलर है। जैसे कि उसने मिसाल भी दी हुई है, कंडेमनेशन और डिसअप्रूवल, ब्लेसफेमी और इर्रेवरेंस, ये इसका आंसर है। आगे रिहर्सल और परफॉर्मेंस, इंगेजमेंट और मैरिज है, मंगनी के बाद शादी होती है, रिहर्सल के बाद परफॉर्मेंस होती है। आगे ग्रेसफुल और मूवमेंट, आगे ह्यूमरस और लॉफ्टर, मज़ा हो तो हंसी आ जाती है, ग्रेसफुल बंदा हो तो मूवमेंट हो जाती है। अधेर जो है ये स्टिक के रिलेटेड है। आगे फनेटिकल ऑब्सेसिव के रिलेटेड है। आगे प्लेज जो है वो प्रॉमिस के रिलेटेड है। आगे ऑब्सक्योर जो है वो एक्सप्लिसिट के रिलेटेड है। क्लैरिटी कन्फ्यूज़न के रिलेटेड है। रिलिंकिश अज्यूम्स के रिलेटेड है। ऑन विच डे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो 10 दिसंबर को। यार जिंदा सोहबत बाकी का मतलब है ज़िंदा रहें तो मिलते रहेंगे। आगे तजाहल आरफाना से क्या मुराद है, जानबूझकर अनजान बनना तजाहल आरफाना कहलाता है। तो अंदलीब शदानी का असल नाम है वजाहत हुसैन। यादों की बारात किसकी सवाने हयात है, तो ये जोश मली आबादी की जो सवाने हयात है यानी उसकी ज़िंदगी के ऊपर लिखी गई किताब है जोश मली आबादी की। और मैं किस हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये एक बड़ा मशहूर मरूफ शेर है जो कि मुस्तफ़ा ज़ैदी का है और ये 4-5 दफ़ा जो है वो पास्ट पेपर में रिपीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम जो है वो पास्ट पेपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।